Assalamualaikum everyone, this is me Faiza Riaz एंड आई एम वजाहत खान। और हम आज के पॉडकास्ट में आपकी मुलाकात जिस सेलिब्रिटी गेस्ट से करवाने जा रहे हैं, वैसे तो आपने उनको टीवी पर अक्सर देखा होगा। कभी वो किसी के बेडरूम में होते हैं, कभी वो किसी के खाने की टेबल पर बैठे होते हैं, और जहाँ खाने की बात आती है ना, वहाँ पर तो वो ज़रूर होते हैं। और उनकी एक जर्नी है, उन्होंने हर रजीम को, सियासत को बड़े करीब से देखा, बहुत करीब से देखा है। और सबसे अच्छी चीज़ जो उनकी हम सिग्नेचर कह सकते हैं, उनका तर्ज तकल्लुम, वो वाहिद ऐसे फिदा जर्नलिस्ट हैं, वाहिद ऐसे पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं जिनके लहजे को लोगों ने अपना कर सहाफ़त में नाम जिनकी बनाया अगर है, तस्वीर जिनकी ना हो, आवाज़ हो तो आवाज़ पहचान से ही लें। लोग उनको पहचान लेते हैं। दी वन एंड ओनली सोहेल बड़ाई साहब। और मैं अगर अपने बात किसी को बड़ा साफ़ी समझता हूँ वो सोहेल बड़ाई साहब। सर पहले सर इस फिक्रे की माजरत देखिए। सर पहले इसको तो बताएं। वो कहते हैं अगर वो मैं एग्री करेंगे मेरे को। अच्छा एग्री करेंगे सर। सबसे पहले थैंक यू सो मच। और बहुत मेहरबानी जी, बड़ी मुझे खुशी है कि आप आज फिर आए हैं। और सर, आप लोगों से तो मेरा एक पर्सनल रिलेशनशिप है, तो सर, यू आर nice मोस्ट of you. वेलकम। so much, मोहब्बत आप है। अपने ही घर आए हैं। बिल्कुल सर, हम Thank you अपने ही so घर much, आए हैं। आपकी ये मोहब्बत है जो हमें बार बार खींच जी, लाती है, और मेहरबानी। आपकी इस मोहब्बत का बाद में हम नाजायज फायदा भी उठा लेते हैं, आपको तंग करते हैं। सोहेल साहब, पॉडकास्ट में फॉर्मल गुफ्तगू होती है और हम पहले आपसे इजाजत ले चुके हैं, हर तरह के सवालात हम आपसे जरूर। करेंगे। सहाफत में आने का इरादा एक्सीडेंटली था या बाकायदा आपने सोचा था कि ये जो पेशा है आपका, एज ए प्रोफेशन आप इसको अपनाएंगे? नहीं, इट वाज एन एक्सीडेंट। अच्छा, हादसाती तौर पर मैं आया हूँ। मैं दरअसल मैंने मास्टर्स इंग्लिश में किया। मैं कॉलेज में पढ़ाता भी था, तो मैं चाहता था कि मैं CSS करूँ। तो उसके लिए ही मैंने मास्टर्स इंग्लिश किया था। और लेकिन उसी दौरान किसी ने मशवरा दिया कि करंट अफेयर्स में अगर तैयारी करनी है तो न्यूज़पेपर ज्वाइन करें। तो बस मैंने न्यूज़पेपर ज्वाइन किया, वो उसी के होकर तो रह मशवरा गया। देने वाला तो बड़ा मोहसिन होगा जी, आपका, जिसने तो वो मुझे इतना पसंद आया कि मैंने कहा और कोई कैरियर मैंने अपनाना ही नहीं है। मुझे ऐसे लगता था कि जैसे शायर होता है ना, उसको शेर पढ़ के बड़ा मज़ा आता है, उसको एंजॉय करता है। इसी तरह मुझे अपनी खबरें छपती थी जब, तो वो पढ़ के बड़ा मजा आता। उस टाइम पे तो बड़ा एक होता था ना न्यूज़पेपर और था उस ज़माने में मैं जंग में काम करता था, तो अब भी जंग में ही हूँ। तो होता था कि मैं लिबर्टी में रहता था एक फ्लैट में, तो जंग इतना पड़ा जाता था कि मैं सीढ़ियों से नीचे उतरता था घर में, तो जो बाहर बाज़ार में लोग फिर रहे होते थे, जो वहाँ के दुकानदार थे, तो मुझे कहते थे आज सोहेल साहब आपकी वो खबर छपी है। तो इस तरह का मज़ा होता था कि जैसे पेंटर की कोई पेंटिंग देख के उसकी तारीफ करता है। और वो इसी तरह आपकी खबरें जो थी वो जब छपती थी तो आपको उतना ही मजा देती थी। बड़ा अच्छा एंजॉयबल मोमेंट होते थे। वैसे खुशाब में आप डिस्ट्रिक्ट खुशाब से आपका ताल्लुक है, और जाट बरादरी, आई वाज अमेज्ड। तो आप जाट टाइप लगते ही तो नहीं है। जाट तो बड़े जोशीले टाइप होते हैं और आप बड़े नॉर्मल से, कोई गुस्से वाले नहीं है। नहीं, देखें जीन्स तो जाटों वाले ही हैं, लेकिन जो है कोशिश की है कि कुछ जो है तालीम से, तहजीब से अपने आप को आरास्ता करके और जो दुनिया से कुछ सीख के, तो ऐसा किया जाए कि आप महज़ब लगें। वैसे एक क्वालिटी जाट वैसे भी बड़े महज़ब होते हैं, और हमारे यहाँ बड़ी उनको बड़ा अक्लमंद समझा जाता है। आपको पता है महाराजा रंजीत सिंह जो थे, जिन्होंने तकरीबन 40-45 साल जो है पंजाब पे हुकूमत की, वो इसी क्लैन से तलक रखते थे। लेकिन वो अलग बात है कि लतीफ़े भी सिखों पे जाटों पे ज़्यादा जी, वो भी ठीक है, वो भी जिंदगी का हिस्सा है। अगर लतीफ़े हो तो क्या फर्क पड़ता है। सर सेंस ऑफ ह्यूमर के बगैर तो लाइफ वैसे ही है। अच्छा, बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। मैं पूछ रही थी कोई क्वालिटी अच्छी जाटों की जो आपको बड़ी अच्छी लगती हो। खुले डुले होते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि घुटे घुटे नहीं, खुले होते हैं, खुले डुले होते हैं। that is nice। नहीं, वो तो माशाल्लाह आपकी शख्सियत देख के भी लगता है आप बड़े जिस तरह मिलनसार हैं, खुश मिजाज हैं। सोहेल साहब, सहाफ़त में आपने अखबार से शुरू किया, फिर उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, तो ये जो लहजा है, ये खुद से आपने कहा कि यार ये मखसूस अंदाज होना चाहिए, या फिर नेचुरल था आपका और इसी को आपने? कई दफ़ा इंसान की जो खामियां है ना, वो उसकी खूबियां बन जाती हैं। तो ये मैं कोई इतना अच्छा, मेरा ख्याल है, लहजा नहीं है मेरा,
तो यही जो लहजे की खामी थी, यही प्लस पॉइंट बन गई। लेकिन आपने बताया था कि बेनज़ीर आपकी नकल उतारती थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, इन्होंने तीनों ने मेरे सामने नकलें उतारी। अच्छा, आपके सामने नकल। वैसे ये भी आपके लिए किसी उससे कम नहीं है कि आपका इतना अंदाज मकबूल हुआ कि इतने बड़े पॉलिटिशियन भी आपकी, तो आपका आगे से खान साहब भी जो है मेरे, मैं उनसे जब मिलता हूँ तो वो कोई ना कोई मेरा सवाल दोहराते हैं, मुझे देख के मुस्कुराते हैं और जो मैंने सवाल किए होते हैं वो दोहराते हैं। अच्छा, खान साहब भी इस तरह करते हैं। अच्छा सुहेल साहब, करियर अगर आप ये बात करें कि जर्नलिज्म, आज के जर्नलिज्म में और जब आपने स्टार्ट किया था तब के जर्नलिज्म में क्या डिफरेंस है, और कोई ऐसी स्टोरी जो आपने ब्रेक की हो उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर तो न्यूज़पेपर की बहुत वैल्यू होती थी, कोई ऐसी स्टोरी जिसने तहलका मचा दिया हो? देखिए, गुजारिश ये है कि उस वक़्त जो हमारी को ग्लैमराइज्ड नहीं थी जर्नलिज्म, और हमने जब पेशा ये ज्वाइन किया तो ये समझ के नहीं ज्वाइन किया था कि हम बड़े अमीर हो जाएंगे। उस वक़्त तो हमने ये फ़ैसला किया था कि हम मलंगाना ज़िंदगी गुजारेंगे। अच्छा। ज़िंदगी भर मोटरसाइकिलों पे ही रहेंगे और जो है गुजारा होगा बस। हाँ। बड़ी बात है तो एक छोटा मोटा घर बन जाएगा और जो शहर में रह के बच्चे पढ़ा लेंगे। ये तो अगर इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म ना आती तो मेरा ख्याल है कि हमारी ज़िंदगी वही मलंगाना होती। तो हमने तो जर्नलिज्म ज्वाइन की एक मलंग की हैसियत से और सारी ज़िंदगी मलंग रहने का फ़ैसला किया था। अरे वाह। तो लेकिन ये है कि ज़ाहिर है किस्मत को ये मंजूर नहीं था। हाँ। और ये पैसे भी आ गए। तो दूसरी बात यह है कि मुझे बहुत शुरू में ही ये हुआ कि मैंने एक स्टोरी दी कि किन किन लोगों के लोन्स राइट ऑफ हुए हैं। ओह। अच्छा, वो उसमें बहुत से लोगों के लोन्स राइट ऑफ हुए थे, नवाज शरीफ के भी, चौधरियों के भी, और भी लोगों किस के। टेन्योर की ये बात है? ये जनरल ज़ियाउल हक का ज़माना था। ओके। तो उसमें एक नाम जो छप गया, ये नाम ना छपे लेकिन एक नाम छप गया डॉक्टर बिशारत लाई का, जो कि जनरल ज़ियाउल हक के ब्रदर इन लॉ थे, साले थे। मैं उस ज़माने में कॉलेज में पढ़ाता भी था। तो मेरी तौसे ट्रांसफ़र कर दी गई। और याद रखें कि उस वक्त तौसे सीधी बस भी नहीं जाती थी। तीन बसें बदल के जाना पड़ता था। बहरहाल ये जर्नलिज्म का हिस्सा है, आपको मुश्किल आती है। फिर उस ज़माने में राना मकबूल साहब SSP होते थे। जी। मैं कुछ अर्सा क्राइम रिपोर्टर भी रहा। तो उनकी डेथ हुई है। तो वो राना साहब भी मुखालफत और सच्ची खबर बर्दाश्त नहीं करते थे और बाकायदा धमकियां देने पे उतर आते थे। तो वो भी हमने देखा एज ए क्राइम रिपोर्टर। फिर पॉलिटिकल रिपोर्टर के तौर पे जो थे वो उस ज़माने में मेरे पास बीट थी, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला नवाज शरीफ होते थे। और तो उस ज़माने में शहबाज शरीफ से उनके सर पे बाल थे? जी बहुत थोड़े। शहबाज शरीफ जो थे उनसे एक ज़माने में झड़प हो गई, उनका एक इंटरव्यू छपा, उस पर बड़ा शोर शराबा मच गया। तो ये ज़िंदगी हमारी हंगामा खेज रही। फिर एक वक्त ऐसा आया कि नवाज शरीफ साहब और सैफुर रहमान होते थे, जी। उन्होंने कह दिया कि ये 15 जर्नलिस्ट जो हैं इनको जंग से निकाल दें। उनमें ये खाकसार भी शामिल था। तो वो टेप है उस ज़माने में सैफुर रहमान साहब हमारे मीर शकीलुर रहमान साहब को कह रहे हैं कि इनको निकालें, मेरा नाम भी ले रहे हैं। तो ये फिर ये जब ये जो दौर था जिस ज़माने में धरने हो रहे थे, तो जनरल पाशा और जनरल जो थे ज़हीरुल इस्लाम, वो दौर भी हमारे पे बड़ा भारी था, सारे मीडिया ग्रुप पे और बिलखसूस हम चंद लोगों पर जिनके पास कुछ इंतज़ामी शोबे थे। तो हर तरह से दबाव डाला जाता था, टेलीफोन गंदे आते थे, घर के बाहर जो है कई दफ़ा आके खड़े हो जाते थे। ठीक है, तो इस तरह की ये ज़िंदगी भर हमने ये मुश्किलात जो हैं वो देखी हैं। बात धमकियों से बढ़कर कोई मार कुटाई तक भी आई है कि आपको नहीं, फिजिकली भी अल्लाह का फजल है, ऐसा नहीं हुआ। एक तो मैं बुज़दिल हूँ बड़ा तो मैं तो डर जाता हूँ, सच्ची बात है। ये अलग बात है कि मैं सच कहने से बाज नहीं आता, लेकिन दूसरी तरफ बुज़दिल भी हूँ। लेकिन सर बुज़दिल बंदा कभी ये किताब नहीं लिखेगा, ये कंपनी नहीं चलेगी। जी, ये जरा वाकया शेयर कीजिए जी। ये भी देखें ना, ये भी हुआ ये कि भाई मैंने नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी तो मैंने उस ज़माने में एक कॉलम लिखा, द पार्टी इज़ ओवर, द पार्टी इज़ ओवर।
तो उस पे बड़ा वो भी ची बची हुए और उन्होंने कहा कि ये आपने क्या कह दिया, हमें तो कोई ख़तरा नहीं है, ये तो आपने कहाँ से ये मालूमात ली। लेकिन बदकिस्मती से मेरा कॉलम सही साबित हुआ। हाँ। वो एक एक जो बात मैंने लिखी थी कि इनको कैद किया जाएगा, ये होगा, इनके खिलाफ फैसला आएगा, वो सारा कुछ हुआ। पूछा नहीं आपका सोर्स कौन था जिसने आपको सब कुछ बताया? सच्ची जो बात होती है ना, हाँ। बात यह है कि अगर आंखें और कान खुले हों और नफरत और मोहब्बत की ऐनक ना लगाएं, अच्छा। तो ये चीज़ें समझ आ जाती हैं। हाँ। लॉजिकल कंक्लूजन होता है कि ये जो जजेस हैं, क्या इनमें से ये जज क्या करेगा, ये जज क्या करेगा, ये जज क्या करेगा। हाँ। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है, इसमें ये दो फौजी जो हैं, इनका क्या बैकग्राउंड है, ये क्या फैसला करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद इसका नतीजा क्या होगा, हुकूमत जाएगी तो कौन आएगा। हाँ। तो ये सारा आप अंदाजे से और कैलकुलेशन से, लॉजिक से, एविडेंस से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि गैब से कोई खबरें आती हैं। थोड़ी बहुत खबरें भी होती हैं, लेकिन दोनों मिल के चीज़ें होती हैं। थोड़ी बहुत खबरें भी होती हैं। नहीं, फिर दूसरा, ये कंपनी नहीं चलेगी। ये इमरान खान साहब और जनरल बाजवा के दरमियान बड़ी उस वक्त मोहब्बतें थी। हाँ, एक सफ़े पर थे। ठीक है, तो मैंने लिखा कि ये कंपनी नहीं चलेगी। तो उस वक्त फौज की तरफ से भी बड़ा रिएक्शन आया और पीटीआई की तरफ से भी गालियां सुननी पड़ी। लेकिन सच तो यही है कि वो पार्टनरशिप ना चल सके, ये कंपनी नहीं चली। तो देखो, बदकिस्मती ये है कि हम सच्चे साबित हो जाते हैं, हालांकि हमारी ख्वाहिश ये नहीं होती। हम तो वार्न कर रहे होते हैं कि इससे बच जाएं। लिखने का मकसद ये होता है कि वार्न करना कि भाई इससे बच जाएं, ये होने जा रहा है, आपके एक्शन से ऐसे लग रहा है। तो किसी ने कहा नहीं यार, सुहेल सही कहता सी, ये कंपनी नहीं चलेगी, बाद में तो खा ही होगा। नहीं, बाद में तो अब लोग कहते हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि बाज़ औक़ात इंसान ये भी सोचता है कि काश मेरी ये बातें सच ना होती, सच साबित ना होती, मुल्क का तो भला होता। ठीक है, तो ये देखें, हमारा काम है कि हमने फोरकास्ट करना है, हमने प्रेडिक्शंस करनी है, हमने अंदाजे लगाने हैं। तो उसमें 90% तो ठीक होने चाहिए अंदाजे। जिसके ठीक नहीं होते उसको अपना गौर करना चाहिए। तो लेकिन कभी कभार कोई गलत भी साबित हो जाता है। सख्त टाइम किसका था जिसमें आपको पाबंदियां ज़्यादा थी सहाफ़त पे, मुश्किल वक्त नवाज शरीफ साहब का था या इमरान खान साहब का? देखिए, अपनी अपनी जगह जनरल ज़ियाउल हक का दौर बड़ा सख्त था, बहुत सख्त था। वो तो मार्शल लॉ था, वो मार्शल लॉ था। फिर मुझे जनरल मुशर्रफ के ज़माने में मैंने किताब लिखी, गद्दार कौन। ठीक है, गद्दार कौन, कातिल कौन, जर्नैलों की, आपने किस अडयाला की, ये टाइटल्स कहाँ से आते थे? लेकिन इसका मैं बाद में जवाब देती हूँ, पहले आप कंप्लीट कर लें। देखिए, उस वक्त मैंने वो लिखी, गद्दार कौन, जिसमें मैंने कारगिल के सारे वाक़यात जो थे वो लिखे। तो उस पर जनरल मुशर्रफ जो बड़े नाराज़ हुए, उन्होंने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरी किताब जिस दिन आई है उससे अगले ही दिन उन्होंने एक इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बाकायदा मेरी किताब के कंटेंट्स को झुटलाया। तो ज़ाहिर है वो भी कोई खुशगवार दिन नहीं थे। फिर एक दफ़ा मैंने एक कॉलम लिखा था कि MQM जो है, उस वक़्त अल्ताफ़ हुसैन वाली MQM होती थी, कि इसकी और जनरल मुशर्रफ की कुर्बत की वजह क्या है। और मैंने ये लिखा था कि ये वजह यह है कि ये दोनों उर्दू स्पीकिंग है और ये उस वजह से इनका इत्तेहाद है। तो उस पर भी उस वक्त की जो एजेंसियां हैं वो बड़ी मुतहरक हुई, मुझे फॉलो करती रही। तो ये हमारे वक्त आते रहते हैं, लेकिन क्या करें, हमारा स्पेसिफिक ये 2 टेन्योर थे, नवाज शरीफ और इमरान खान का। नहीं, देखें, ये हर टेन्योर में कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी थोड़ा हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो हुआ वो जनरल पाशा और जनरल ज़हीर। मैं नहीं कहूँगा हुकूमतें किसकी थी, हुकूमत तो नवाज शरीफ की थी और हुकूमत इमरान खान, लेकिन मैं उन्हें मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराता। अच्छा, ये जो, अब मैं चिड़िया घर वालों का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन आप चूँकि उस तरफ इशारा कर रहे हैं सर, उनका हर गवर्नमेंट के अंदर, अगर मेरे सवाल से कोई आपको या मुझे थ्रेट ना हो, कितना रोल होता है, कितना इन्फ्लुएंस होता है? देखिए, गुजारिश यह है कि एक तो यह है कि दुनिया भर की महज़ब जमहूरी ममालिक में भी सिक्योरिटी एजेंसियों का रोल होता है, वेटिंग के लिए, लोगों की क्लियरेंस के लिए, निज़ाम को चलाने के लिए। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो इंटरफेरेंस है गैर ज़रूरी, और हर चीज़ के अंदर इंटरफेरेंस, इससे तो सिस्टम चौक हो जाता है।
और उसकी वजह यह है कि ना ही सियासतदानों को हर चीज़ का पता है, ना ही सहाफ़ियों को हर चीज़ का पता है, और ना ही इदारों को सब चीज़ों का पता है। तो जिस जिसको जो चीज़ पता है, जिस जिसका जो हद है, वो मैं उसमें रहे तो ज़्यादा अच्छा है। एब्सोल्युटली फाइन। सोहेल साहब, मेरा ख्याल है कोई ऐसी शख्सियत नहीं होगी जिसका आपने इंटरव्यू ना किया हो, बड़ी शख्सियात में से सबसे यादगार इंटरव्यू किसका रहा हो? देखिए, मेरे अंदर कोई, मेरा ख्याल है कोई बूढ़ी रूह है। हाँ, सर मुझे- हमारी तारीफ भी आप कर सकते हैं वैसे तो। इस इंटरव्यू की भी तारीफ आप कर सकते हैं। देखिए, बूढ़ी रूह है। मुझे वो बूढ़े बूढ़े सियासतदान बड़े पसंद थे। हाँ। वो अब्दुल वली खान, नवाबजादा नसरुल्लाह खान, नवाब अकबर बुख्ती बुख्ती, साहब का अताउल्ला इंटरव्यू। मैंगल, ठीक है, अजमल खटक, हाँ, ये लोग, बेनज़ीर भुट्टो, मेरे ये पसंदीदा लोग थे। और हम्म। मैंने जब इनसे इंटरव्यू किए तो वो मैं समझता हूँ मेरे यादगार हैं, वो गोल्डन हैं। अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा, मुमताज़ भुट्टो, ये वो लोग थे कि जिनके अच्छा, आपने कहा इंटरव्यू। कि मैं शायद बूढ़ी रूम बूढ़े लोग, लेकिन हमें ये भी पता है कि माशाल्लाह आप हुस्न परस्त भी हैं, खूबसूरती सबको अच्छी लगती है। खूबसूरती में आपको पाकिस्तान के, आप टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, टिकटॉक का आपने बताया भी था। खूबसूरत मॉडल कौन है? अगर ये रिस्क है वैसे, अगर भाभी वो तो कोई देखे 2-4 दिखाएं तो मैं फैसला करूं। नहीं, आपने भाभी आपने ज़्यादा देखी है। आपने देखी होंगी टिकटॉक पे कोई? नहीं, वो मुझे आइडिया- याद नहीं रहती, लेकिन अगर आप कोई 2-3 दिखाएं तो मैं क्या बात सच्चा है। जवाब दे दूंगा। कोई एक नाम से याद होगा। नहीं, वाकई नहीं याद। अच्छा, अच्छा। हाँ। चलिए, सोहेल साहब, आपकी आपके सादगी मिजाज को मान देख- लेते हैं। मान लेते हैं नहीं, ना मैं आप। जब कहने को तैयार हूं कि आप मुझे दिखाएं, दिखा दें। मैं फैसला कर लूंगा। अच्छा, नाम भी भूल जाते हैं आप? ना, वो असल में तो मैं तो कंटेंट देख रहा होता हूँ, उसमें नजर पड़ जाती अच्छा, है। चलिए ये बता नजर पड़ती है, नजर डाली जाती है। अच्छा, ये बता दें सबसे यादगार किस खातून एंकर का, मॉडल का, एक्ट्रेस का इंटरव्यू आपको लगा हो, या खूबसूरती में आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन है? देखिए, खूबसूरती तो मेरा ख्याल है कि ये खुदा का एक अतिया है, और डायरेक्ट इसको मुद्दे पे आ नहीं, और उसको सराहना चाहिए। हाँ, जो लोग नहीं सराह सकते, मेरा ख्याल है उसमें एस्थेटिक सेंस नहीं है, बिल्कुल। वो एबनॉर्मल है। इससे उन्हें लताफत अपना, नहीं है। उनमें उनको अपना इलाज करवाना करवाना चाहिए। चाहिए। अच्छा, पहली तो बात ये। दूसरी बात यह है कि जितनी भी ख़वातीन जो अपना ख्याल रखती हैं, और जो है अपनी ड्रेसिंग सेंस है उनमें उनमें प्रेजेंटेशन की सलाहियत है, मुझे तो सारी ही अच्छी लगती हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में जो अगर आप खूबसूरती में टॉप कहें, तो मेरा ख्याल है कि जो एक तो मुझे लगता है कि नीलम मुनीर हैं, क्या नाम है, कशमाला तारिक थी, जो अब कशमाला खान है। कशमाला खान है जी। बड़ा उनका स्टाइल था, कपड़े बड़े अच्छे पहनती थी, प्रेजेंटेशन उनकी बड़ी अच्छी थी। और एक वो जो हमारी इस वक्त टॉप टीवी एक्ट्रेस हैं, क्या उनका नाम है, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था ईद पे, नाम बोले? नहीं, मायरा खान आयशा के, खान है, माहिरा नहीं, खान मायरा खान के अलावा, सबा कमर। नहीं, अच्छा, बड़ी खूबसूरत हैं वो। बड़ी खूबसूरत उनको है। गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड भी मिला था। महविश हयात। महविश हयात, महविश महविश हयात, ये काट दें। मैं वो तो सबकी फेवरेट है। महविश उनको हयात, तमगा अवार्ड, कौन सा तमगा मिला था? तमगा इम्तियाज मिला तमगा था। इम्तियाज। महविश हयात बहुत मुझे, आपको भी तो प्रेसिडेंशियल अवार्ड जी, मिला मुझे था मिला, जी, 2023 में मतलब मिला है। शादी की ऑफर भी किसी ने हैं? कभी करवाई मैं है? कहने दी माशाल्लाह। अभी शादी किसकी? करने का वो नहीं, इरादा है। माशाल्लाह आप इतने मकबूल हैं, अल्लाह ने हर तरह से नवाजा है। कभी किसी खातून का दिल आप पे आ गया हो, या कोई मैसेज ऐसा देखिए, आया ये शायद? मैंने फैसला किया हुआ कि शादी एक ही, अच्छा, अच्छा, शादी की दूसरी नहीं क्या करनी, वजह? भाभी क्योंकि का मैंने घर है? लोगों का देखा है हाल जिन्होंने देखा है। 2 या 3 की हैं, उनका जो हशर होता है ना, तो सर शहबाज शरीफ से आपको कोई तो वो नहीं मिलता। मेरा ख्याल है कि जिसने भी 2-3 की हैं कुछ ना, आया ही है। मेरा ख्याल है वो मुश्किल में ही रहा है। आपने इमरान खान को अपना बनाया ना, उनसे पकड़ लिया मुझे लगता है। नहीं, उनको इमरान खान साहब ने भी 3 तो कर ली हैं। तो वही उनसे देख के आपने देखा ना हाल जो आप कह रहे नहीं हैं नहीं, ना। वो उनकी तो, उन्होंने बेहक वक्त नहीं ना की। हाँ। जो लोग बेहक वक्त करते हैं वो और भी ट्रबल में पड़ जाते हैं। और भी ट्रबल। भाभी का मिजाज कैसा है आपके? मैंने सुना है बड़ा डरते हैं भाभी से आप। जी, मैं सच बात नहीं, कह नहीं, रहा हूँ। वाह वाह, ये फौरन बिना बिना किसी तरद्दुद के और बगैर- डरना मेरी बात- चाहिए, हाँ। और मैं सबको यही एडवाइस करता हूँ कि डरना चाहिए। डरना चाहिए। कामयाब शादी का, कामयाब जिंदगी का नुस्खा है मेरे जी, ख्याल से इसके बिल्कुल, अंदर के डरना। और आप भी बीवी से कहते हैं बेगम पाक। मैंने बड़े लोगों को देखा है जो कि अपनी बेगम को कहते हैं बेगम पाक का फोन आया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी बड़ी फ्रैंकनेस है। अच्छा। और लेकिन यह है कि मेरी बेगम ज़रा मिजाज की सख्त हैं, मैं उतना ही मिजाज का नरम हूँ। हाँ।
तो इसलिए गुस्सा हमारी भी बड़ी तो- अच्छी निभ रही है। गुस्सा भी भाभी को आता होगा। जी बहुत आता है, लेकिन आप फिर माफी कैसे मांगते हैं? बनाए मैं तो बनाते- हर बात पे माफी मांगता गलती हो कसूर या- हो ना हो, गलती हो ना हो, माफी वजह नहीं पूछनी। गलती हो या ना, बस अंडरस्टूड है, गलती अपनी हो अपनी गलती है बस। लेकिन कभी शदीद गुस्सा आया हो, मार शार पड़ती है? नहीं मार तो खैर कभी इस सोहेल साथ साहब तक भाग रहे हैं। नहीं, ऐसे ही है, इस बार माफ कर नहीं दें। ऐसी स्टेज नहीं आती, हाँ, लेकिन मैं हमेशा नहीं, माफी तैयार तो रहता हूँ काफी हो माफी पे। हाँ, सोहेल साहब, फाइनल। लव मैरिज थी, अरेंज नहीं अरेंज मैरिज थी, अरेंज टोटली। टोटली अरेंज। बैक टू द कंटेंट कि आप अपनी बुक्स की जो टाइटल हैं वो इतने इंटरेस्टिंग, गद्दार कौन, कातिल कौन, अडियाला की कहानी, दिस पार्टी इज ओवर, इस तरह के जो टाइटल्स हैं ये अडियाला वाली तो मेरी नहीं है, लेकिन बहरहाल बाकी सारे, मैं असल में मैं न्यूज़ रूम में काम किया है, हाँ मैं वहाँ सुर्खियाँ भी निकालता रहा हूँ, तो मेरी ट्रेनिंग है हाँ, तो इस तरह की मतलब कि किस तरह से कौन सा उसका अट्रैक्टिव टाइटल हो कॉलम सकता के है। भी मेरे उन्वानात ऐसे ही इसी तरह होते के हैं। होते हैं। तो कोई आपकी जो फेवरेट किताब आपकी खुद की जो आपको लगा हो कि मेरी इससे- सबसे जो मैंने मेहनत की किताब हाँ। पे वो दो हैं। एक तो कातिल कौन है मेरी कातिल किताब, कातिल को। इस पे मैंने कई साल लगाए, हम्म, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मर्डर पे हम्म, पूरी इन्वेस्टिगेशन की, हम्म, हर सवाल का जवाब ढूंढा जवाब ढूंढो। कि भाई फलां का क्या किरदार था, फलां का क्या किरदार था, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने उसके में जवाब ना दिया हो। हम्म, तो वो मेरा ख्याल है कि वो इस तरह की इन्वेस्टिगेटिव बुक्स की रिवाज नहीं है अब पाकिस्तान नहीं में, है, हाँ। ठीक है। तो वो एक चीज़, उस पर मुझे फ़ख्र है कि मैंने वो किताब लिखी है। हाँ, और दूसरी मेरी एक किताब आई है इंग्लिश पे, जो मैंने अपने इंग्लिश के कॉलम्स थे हम्म, उनको मैंने कंपाइल कंपाइल किया। किया है। हाँ। वो भी मेरी समझता हूँ कि बड़ी एफर्ट है, उसको बड़े मैंने खूबसूरत तरीके से, शायद पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत किताब की प्रेजेंटेशन ना हो हाँ, जिस तरह से मैंने करवाई है। कंपाइल करके उसके करके। साथ हर जो कॉलम है उसके साथ हम्म। उस पर्सन का कार्टून है, अच्छा, और उसके साथ उसकी जो कलर्स Description यूज़ है, किए हाँ। हैं और जिस तरह से किया है, ये इंटरनेशनल बुक्स में तो होते हैं, हम्म, पाकिस्तान में ऐसा रिवाज नहीं है। हम्म, तो वो चले, आपने इसका रवाज डाल दिया, और माशाल्लाह आपकी प्रेजेंटेशन तो हमेशा से देखने के काबिल होती है। सोहेल साहब, आजकल पाकिस्तानी सहाफ़त में ना गुज़िश्ता 4-5 सालों से सहाफ़ियों के हवाले से बड़े वर्ड यूज़ होते हैं, लिफाफा लिफाफा सहाफ़ी, सहाफ़ी। पैसे पकड़ते हैं, और उसमें बाद दफ़ा तो आपको भी रगड़ दिया जाता है सोशल पार्टी मीडिया के पे चमचे मखसूस कुछ लोगों इस की तरह तरफ के। से। हम्म, तो ये लिफाफा सहाफ़ी वाली इस्तिलाह आई कहाँ से है? ये एग्जिस्ट भी करती है सोशल मीडिया पे? तो हम देखते हैं कि बड़े इस तरह के टाइटल चल रहे होते हैं, बड़े लोगों को ये लक़ब दिए जा रहे नहीं, हैं। देखिए गुजारिश तो ये है कि या तो इसमें कुछ हकीकत हो तो उस पर बंदा बात भी करे। आपको कभी तो ऑफर शॉफर नहीं, देखिए गुजारिश ये है कि जब से तो टीवी जर्नलिज्म आई है, उस वक्त तो से तो सहाफ़ियों की तनख्वाहें इतनी हैं हम्म, कि पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट या पंजाब का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो आम तौर पे सहाफ़ियों को लिफाफे देता था, हाँ, वो गरीब हो गया है और हाँ, सहाफ़ी अमीर हो अमीर गए। हो गए। ठीक है। लिफाफे दिए जाते थे किसी नहीं, अगर कभी दिए जाते भी थे तो इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म के बाद तो उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं रही। ठीक है, ये तो टर्म ही अब आई है ना, जब इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म है, तो इलेक्ट्रॉनिक उसी ज़माने की बात हम्म। करेंगे। जो इससे पहले थे वो ये होता था कि बड़ा किसी सहाफ़ी को बहुत किसी ने फेवर की तो वो उसको जहाज़ में बिठाया, इस्लामाबाद ले गए, बैरून मुल्क ले गए, हम्म, सरकारी दौरे में शामिल सैर कर करवा दिया, दी। उसको कोई एक प्लॉट दे दिया, हाँ, ठीक है, उसकी कोई माली इमदाद कर दी, हम्म, क्योंकि तनख्वाहें भी कम होती थी। तो उस वक़्त ये था थोड़ा बहुत, लेकिन जब से ये अब नई जर्नलिज्म आई है, टीवी जर्नलिज्म, इसमें तो हम सरकार से ज़्यादा अमीर हैं, तो हमें किसने क्या देना है। सच्ची तो बात यह है कि ये जितने एंकर हैं ये सारे, इनके जेबों में हर वक्त जहाज़ों के टिकट होते हैं, सबके पास बेहतरीन गाड़ियां हैं, सबके पास घर हैं, बड़े अकड़ से जाके ये पॉलिटिशियंस के साथ बैठते हैं, ये उनसे कुछ लेते नहीं होंगे बल्कि उनको देने की पोजीशन में है। तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम लिफाफे लेते हैं, लेकिन ये लिफाफे कौन देता है हमें? हाँ, अवाम। अच्छा। वो कैसे? हाँ, वो कैसे कि हमारी जो तनख्वाह है, सबकी, आपकी भी मेरी भी, हम सब की जो तनख्वाह है वो कहाँ से आती है? हाँ, आती तो नहीं, हमारी तनख्वाह आती है उस फीडबैक से फीडबैक से। जिससे एडवर्टीजमेंट मिलती है।
तो एडवर्टीजमेंट बनती है उस बात पर कि किसको कितना देखा जाता है, उसके मुताबिक एडवर्टीजमेंट मिलती है। तो लोग ही दरअसल पसंदीदगी का क्या पसंदीदगी का इजहार करके हमें वो जो पैसे आ रहे हैं वो दरअसल अवाम की तरफ से आ रहे हैं, तो इसको कौन रोक सकता है? सहाफियों को लिफाफा जो है ना अवाम ही देती है। सोहेल साहब, जितना बड़ा आपका नाम है जर्नलिज्म में, बड़ी पेशकश किसी बड़ी शख्सियत की जानिब से, ताकतवर शख्सियत है, बड़ा पैसा है, कभी ऑफर हुई हो आपको पैसों की, यार ये पैसे लेके ये हमारा नहीं, पैसों की तो नहीं हुई, ओहदों की हुई है, ओहदों की हुई है। मैं नहीं बताना चाहूँगा कि जरदारी साहब ने मुझे एक दफ़ा पीटीवी की बहुत बड़ी ऑफ़र की थी, बल्कि लेटर भी घर भेज दिया था। इतने पैसे पाकिस्तान में उस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं ले रहा था। अच्छा। ठीक है, और उन्होंने मुझसे ये वादा भी किया था कि आप सिर्फ हेड ऑफ स्टेट्स के इंटरव्यू किया करेंगे। ठीक है, लेकिन आई डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन एनी पब्लिक। मैं नहीं प्राइवेट चैनल्स में ही रहना चाहता था, मैं गवर्नमेंट के चैनल में नहीं जाना चाहता था, ठप्पा नहीं लगवाना चाहता इसको आप गलत समझते हैं वैसे? मैं इसको गलत समझता हूँ। मैं कोई भी गवर्नमेंट से फेवर लेना इसको गलत समझता हूँ, कोई ओहदा लेना भी मैं अपने लिए जायज नहीं समझता। आजकल आपके जो करीबी सहाफी मेरे दोस्त जरूर, उनका अपना इंटरम सेटअप में भी मुझे पता है सर, मुझे पता है आपको ऑफर थी और आपने खुद एक्सेप्ट नहीं की। नहीं, मुझे ऑफर नहीं थी, लेकिन मैं ये इसको सजेस्ट नाम लेकिन मेरी ये राय है अपने बारे में। आप अपने असूलों का अपने ऊपर ही इतलाक कर सकते हैं ना, सब पे तो नहीं इतलाक कर सकते। मेरा असूल ये है कि मैं ना निगरानों में शामिल होना चाहता हूँ, ना किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट में शामिल होना चाहता हूँ। मैं सहाफ़ी के तौर पे ही मरना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है सहाफ़त की ग्रेस भी इसी में होती है। नहीं, बस मेरी राय है कि मैं सहाफ़ी के तौर पे ही मरना चाहता हूँ। मैं कोई और ठप्पे की मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं वज़ीर बनूँ। मुझे लगता है कि लोगों को आपसे मोहब्बत भी शायद इसी वजह से है कि वो देखते हैं कि ये प्योर जर्नलिस्टिक अप्रोच। हम तो मैंने बताया ना कि हम तो मलंग की ज़िंदगी गुजारने आए थे, उसी में गुजारने दें। अच्छा, चलो हाँ। तो सर ये इमरान खान दूसरा ये है कि ये जो होता है ना कि जो लोग फिर ये केयर टेकर्स तो अब तो निगरान है जी, लेकिन जो लोग पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में जाते हैं उनको फिर ये नहीं करना चाहिए कि जब चाहे फिर दोबारा सहाफत में आ जाए। जी 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 ये गलत है। अगर खैर बात कह दिया, अगर एक दफ़ा खैर बात कह दिया तो फिर पॉलिटिक्स में रहे, फिर पॉलिटिक्स करें। ठीक है, और अगर सहाफत में आ गए हैं तो फिर पॉलिटिक्स छोड़ दें। नहीं, जितने भी लोग गए हैं पहले जो गए हैं, मुशाहिद गए, क्या नाम है, हमारे यहाँ कई साफ़ी गए हैं ना पहले। ठीक है ना, तो वो हाँ अभी भी है। नहीं, निगरान जो है ये तो किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ नहीं है ना। ठीक है ना, तो इनको कहने को है सर, नहीं, लेकिन पॉलिटिकल तो पार्टी में तो शामिल नहीं होते। ठीक है ना, तो जब आप पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं तो फिर तो आप सहाफत आके कैसे करेंगे? आप तो बाइस्ड होंगे ना ऑटोमेटिकली। इमरान खान की सबसे बड़ी गलती, अभी वो जेल में है, आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ टॉलरेंस लेवल का ना होना? ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। बिल्कुल। आप कैसे हो सकता है कि आप एक ही घर में रहते हो और उसी घर के लोगों के साथ आपकी लड़ाई हो और आप एक दूसरे को बर्दाश्त ही ना करें? आप कहें मैंने इनसे बात ही नहीं करनी, तो भाई फिर आप पॉलिटिकल क्लैन ही आप खत्म करना चाहते हैं ना। तो ये बहुत बड़ी गलती थी। मशवरा आपने दिया? हाँ, 3 दफा गए, आपको पता है, ऑन रिकॉर्ड है कि हम 3 दफा गए हैं। उसमें कहा क्या था आपने खान साहब? हमने यही कहा था कि आप पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग करें, या उनसे नहीं करने तो एस्टेब्लिशमेंट से करें। तो उन्होंने कहा इन सियासतदानों से मैंने करने नहीं, ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, और फौज मेरे से नहीं बात, और फौज मेरे साथ नहीं करती। हाँ, साइफर वाले पता नहीं क्या क्या स्टोरी। लेकिन अभी आपको लगता है कि कोई कमबैक है जिस तरह नवाज शरीफ का कमबैक हुआ है? मैंने सोचा देखिए, देखना यह है ना कि वक्त किसके साथ है। नवाज शरीफ खुशकिस्मत है कि उनको इतनी लंबी उम्र भी मिली, उनको इतना वक्त भी मिल गया कि वो तीसरी चौथी दफ़ा फ़ौज के साथ सुलह करके आ गए हैं। क्या इमरान खान को भी इतना वक्त मिलेगा? क्या इमरान खान भी लचक दिखाएंगे? नवाज शरीफ तो देखे ना, लड़ते भी हैं, सुलह भी कर लेते हैं। वैसे नवाज शरीफ की सबसे गलती आपको क्या लगती है? देखिए, नवाज शरीफ की जो गलती ये है कि जब इक़्तिदार में आते हैं तो पिछली जो सीखी हुई चीज़ें हैं उनको भूल जाते हैं।
5 आर्मी चीफ उन्होंने लगाए और सबके साथ यही सेम रिपीट वही बार बार करते हैं। हाँ। अभी इक़्तिदार में आए भी नहीं है और अभी पीपल्स पार्टी से लड़ाई शुरू हो गई है। हाँ। तो भाई इससे तो साफ लगता है कि कुछ भी नहीं सीखा। मरियम नवाज की बहुत सही है PMLN के अंदर, बाकी सब साइड पर हो गए हैं, एक ग्रुप एक नया उभरता आ रहा है। आगे कमिंग इलेक्शंस में आपको लगता है कि वो कोई मिनिस्ट्री या कोई ओहदा लेंगी? वो मैं डेफिनेटली उनका रोल होगा बड़ा, चूंकि वो अपने वालिद के, चूंकि मेरा ख्याल CM बनना मुश्किल होगा। उनकी ख्वाहिश है कि वो मैं CM बनूं, CM पंजाब आए, लेकिन मुश्किल होगा। उसकी वजह यह है कि अब ऐसे नहीं लग रहा कि उनको 2/3 या बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल रही है। उनको मुझे मुश्किल से मेजॉरिटी मिलेगी और वो भी बड़ी हंग पार्लियामेंट सोचा जा रहा है कि वो आएगी। तो ऐसे में फिर इतना फ्री हैंड नहीं होगा कि अपनी मर्जी का ही चीफ मिनिस्टर जो है वो लगा सके। नवाज शरीफ की कोई आपस में राब्ते हो सकते हैं? मेरा ख्याल है होने चाहिए। ख्वाहिश है मेरी कि अगर इलेक्शन से पहले नहीं तो इलेक्शन के बाद कोई ना कोई कंसेंसस होना चाहिए। अच्छा सोहेल साहब, हमने बड़ी सियासी गुफ्तगू तो आपसे कर ली है, ज़रा कुछ अपनी बचपन के हवाले से भी आपकी तरफ आते हैं। कैसी बचपन, गुर्बत में था या एक हम लोअर मिडिल क्लास के लोग थे। मेरे वालिद साहब जो थे वो भी सरकारी मुलाजमत थे, टीचर थे। मेरे दादा भी टीचर थे, मेरी दादी भी टीचर थी, तो मेरे नाना भी टीचर थे। तो हम सारी फैमिली जो थी वो टीचर्स की फैमिली थी। मैं खुद भी टीचर रहा, मैंने FC में मैं भी पढ़ाया। तो हमारी थोड़ी बहुत ज़मीन भी थी, तो कोई यानी मुश्किल नहीं थी, उसरत की ज़िंदगी नहीं थी, लेकिन ये भी नहीं था कि कोई हम बहुत कारों में फिरते थे। तो लेकिन हमारे यहाँ जो ये जो हमारे जाट घराने हैं, हमारे यहाँ जो हमें बड़ी इज़्ज़त नफ्स और तवक्कुल बहुत सिखाया जाता है, और घर में यही कहा जाता था, यही सिखाया जाता था कि आप बहुत बड़े लोग हैं, ठीक है, आप जैसे भी नहीं, आप बहुत बड़े लोग हैं। और जो है वो इतनी खुददारी और इतनी आपके अंदर एनर्जी भर दी जाती थी कि मैं जब जर्नलिज्म में आया और बड़े बड़े लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ तो मुझे कभी, मैं उनके रोब में नहीं आया। मुझे लगता था कि हम बहुत बड़े हैं, ठीक है, तो बहुत होती है वो घर वालों ने की होती थी, हालांकि लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी। क्या खेलते थे बचपन में? बचपन में जी वो हम एक बॉडी होती थी, वो नीचे ज़मीन पे निशान लगा के वो आगे पीछे भागते थे। फिर बैडमिंटन भी खेली है, हॉकी भी खेली है, क्रिकेट भी खेली है, कुश्ती भी थोड़े दिन खेली है। शरारती था, लेकिन 10वीं के बाद से मैंने शरारतें बंद कर दी। ये क्या वजह, मोहब्बत हो गई थी? नहीं, हुआ ये था कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उस क्लास जो थी, एक उसमें ख़ास क्लास बनाई गई थी जिसका नाम था 10th G। वो फ्री यानी एक सेक्शन था, उसमें सारे लायक स्कूल के बच्चे शामिल थे। तो उसमें मैं भी था। तो वो एक दिन एक टीचर आए, मेरे जो थे वो अंकल लगते थे, तो उन्होंने, उनसे एक बच्चे ने मेरी शिकायत की कि इसने कल मुझे तंग किया था। उसके बाद सारी क्लास खड़ी हो गई और हर एक ने शिकायत लगाई कि इसने मुझे परसों ये किया था, इसने ये किया था, इसने। तो दैट वाज द लोएस्ट डे ऑफ माइन। और मैंने उस रात, मुझे उन्होंने, अंकल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन मैंने सोचा कि यार खुद से मैंने खुद से ये सोचा कि ये मेरा इंटेंट तो ये नहीं था, लेकिन नतीजा क्या है। मैं तो शरारतें करता हूँ, लेकिन नतीजा इसका ये है कि हर बंदा मेरे से दुखी है। तो मैंने उस दिन से अपनी बिल्कुल तर्ज अमल में तब्दीली लाया। बचपन की कोई अच्छी बात जो आपको याद हो, जिसको आपको लगता है कि आज मैं कनरस पढ़ा था, मैं बड़ों की बातें बड़े शौक से सुनता था। बल्कि कई दफ़ा होता था कि मैं चारपाई पे इतने गौर से बातें सुन रहा होता था कि मैं गिर जाता था, ठीक है, और मेरी तवज्जो उसकी तरफ होती थी। और उस जमाने में हमारे जो बड़े थे ना, वो बच्चों को साथ बैठने नहीं देते थे, वो कहते उठा देते थे, ठीक है। और मुझे बड़ा शौक होता था बच्चों की बातें सुनने का, उनकी जो भी वो बातें कर रहे हो, पॉलिटिक्स पे, मुआशरत पे।
हाँ। तो और जब एजुकेशनल बैकग्राउंड की हो तो फिर तो बड़ी वो फहम वाली बातें होंगी ना। जी नहीं, जाहिर है उस ज़माने में हमारे घर में हर रोज़ नशिस्त होती थी, लोग बैठते थे, मुशायरे होते थे, अदबी नशिस्तें होती थी, ओके। सियासत पे डिस्कशन होती थी। जैसे मैंने बताया कि मेरी सारी फैमिली टीचर्स की हाँ, फैमिली educational थी, तो background। हमारे घर पे काफ़ी लोग हर रोज़ शाम को इकट्ठे होते थे। सोहेल साहब, फिर फेवरेट कोई आपने बात, जी फेवरेट बात, कोई कोटेशन, कोई फेवरेट कहावत, कोई बहुत ज्यादा जो आपको अभी तक, जो आप हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, लेकिन especially मुझे youth देखिए, को। मैं अपनी ज़ात के लिए हमेशा मैंने चुनी है ह्यूमिलिटी, कि कैसे आपने हम्बल होकर रहना है, हाँ। ठीक है। और यही मेरी और दूसरा, हमेशा मैंने तहजीब से और प्यार से बात की है, नफ़रत से मैं हमेशा दूर भागा हूँ। मुझे शायद ही किसी से नफ़रत हो, और मैंने हमेशा मोहब्बत का जो प्रचार है वही किया है। मतलब कोई सर, दुश्मन मोहब्बत नहीं का बना। प्रचार तो आपने किया है, फिर मोहब्बत हुई भी होगी किसी से। अब ये ना कहिएगा नहीं मुझे मोहब्बत नहीं हुई थी। नहीं, मुझे तो हो जाती है, बड़ी जल्दी हो जाती है। ये भाभी, अच्छा अभी भी हो जाती है। अभी भी हो जाती है, वो क्या कह तो करूं। रहे थे मुझे बस 3-4 नहीं, एक तो ये तो तस्वीरें मोहब्बत दिखाना। होती है ना, एक तो आप इंसान हुस्न परस्त होता है, हुस्न किसको बुरा लगता है। एक होता है जवानी की मोहब्बत जो भुलाई नहीं जाती। नहीं, वो देखो, वो अब हम बूढ़े हो गए हैं, नहीं, हमसे अभी ये जवानी में नहीं, ना, आप जवानी वो की- तवक्को ना हमसे करो कि आप वो नहीं, मैं जवानी वाली की बात कर रहा हूँ। उस टाइम कोई हुई थी मोहब्बत या नहीं, उस जमाने में हुई, लेकिन कामयाब हो गई होती तो कामयाब कोई भी नहीं होती। कामयाब नहीं। अच्छा, कितनी ट्राई, कितनी जिसमें लगा कि ये इंटेंस वाला मोहब्बत है। नहीं, एक मेरी क्लास फेलो थी, उससे मेरी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, अब वो लेकिन वो देखती होगी शादी ना हो आपको, सकी। वो कहती होगी काश मैं गाड़ी लेती। नहीं, मेरा अब भी राब्ता है अच्छा, उससे। वाह, भाभी को पता, भाभी को पता। अब पता चल जाएगा। नहीं पता है, लेकिन बुनियादी अब तो देखे ना, अब तो एक दोस्ती है ना, एक हाँ। अब तो उसके वो भी उसके पोते पोतियां हैं। आपके भी पोते मेरा लेकिन पोता ये पोती बड़ी तो अच्छी नहीं चीज है कि उसके बावजूद भी राब्ता है। सबसे राब्ता है, जितने भी पुराने दोस्त सहेलियां हैं, सबसे राब्ता है। अच्छा सोहेल साहब, आपका जो इंटरव्यू करने का अंदाज है ना, वो बड़ा खूबसूरत है। इतनी देर हमने आपका इंटरव्यू किया है, हमारी ये बड़ी ख्वाहिश है, पता नहीं जिंदगी में कभी इस मुकाम पे हम पहुंचे कि आप हम दोनों का करें। अभी मौजूदगी में अगर कोई आप हमसे कोई सवाल कर अपने मखसूस लहजे के अंदर, हमारे व्यूवर्स को पता चले कि सोहेल साहब ने भी हमसे सवाल किए हैं कोई। देखिए जी, मेरा आपसे सवाल तो यही है कि आप जो इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं, सर उसी स्टाइल पे जैसे अंदाज, आप, सर, अंदाज एक दिन वही जियो के वाला, साथ। एक दिन जियो के साथ। पता नहीं वो होगा नहीं। अच्छा, ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, हमेशा प्रोग्राम करते हुए ये सोचना चाहिए कि फोकस क्या होगा। बस इस प्रोग्राम से आप क्या चीज़ फोकस कर रहे हैं, वो बताएं मुझे कि ये जो इंटरव्यू या पॉडकास्ट है, इनका फोकस किस चीज़, जिंदगी के किस पहलू पर होगा। अरे आप बताओगे। You go first. Ladies first. लेडीज फर्स्ट, तुम बताओ ना। यार आज लेडीज ने सर, chance दे हमारे दिया, ये जो आपने सवाल किया, हमारा टोटल इसमें फोकस ये है कि आपकी शख्सियत का वो पहलू भी दिखाना कि जो पहलू हम उमूमी तौर पे लोग नहीं जानते, सहाफती पहलू आपका जानते हैं। फिर एक पॉडकास्ट का हमारा मकसद यही है कि टीवी पे बहुत सी बाउंड्रीज होती हैं, टाइम लिमिट्स होती हैं, तो इसके अंदर हम खुल के आपस में बात कर सकते हैं। एक तो ये था कि जो आपका स्टाइल है, जो आप प्रोग्राम करते हैं, हमने ये दिखाना था कि नॉर्मल रूटीन में आप बिल्कुल नॉर्मल बात करते हैं। हम नॉर्मली उसी तरह एक दिन जियो के साथ वाला बात नहीं करते। सेकंड, हम लोग चाहते थे कि हर एक्सपेक्ट को, कि क्योंकि लर्नर जो होता है ना, उसकी कोशिश ये होती है कि अगर हमारी लाइफ में राइट मोमेंट, अगर बड़ी मुश्किलात हैं, तो यू हैव फेस सो मच, कितना कुछ आपने फेस किया है, तो एटलीस्ट उससे पता चलता है एक लर्नर को कि अगर ये इंसान इस स्टेज पर पहुंच सकता है तो हम क्यों नहीं। हम अगर इस जर्नलिज्म में हैं, हम इस स्टेज पर हैं, तो हमें अलग तरह के चैलेंजेस हैं। आप जब जर्नलिज्म स्टार्ट किया था, आपको अलग तरह के चैलेंजेस थे, तो इससे एटलीस्ट वी कैन गेट दैट होप कि हम भी फाइट कर सकते हैं, एंड वी कैन रीच एट दैट पॉइंट। नहीं माशाल्लाह, चलिए, ये बहुत आपके सवाल हो गया। लास्टली क्लोजिंग की जानिब जा रहे हैं। सोहेल साहब, अब की जर्नलिज्म और तब की जर्नलिज्म, क्या मेन डिफरेंस आप देखते हैं? क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुई है? नहीं, ज़ाहिर है एक तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, ठीक है। दूसरा, जर्नलिज्म आसान हो गई है। हम किसी ज़माने में जब जर्नलिज्म करते थे तो किसी स्टोरी पे काम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अब तो बहुत आसान हो गया है, नेट आ गया है, टेलीफोन आ गए हैं, ठीक है, चीज़ें आसान हो गई हैं, एक्सेस हो गई है। पहले बहुत हार्ड जॉब होती थी ये। जो मैं सुबह
10 बजे दफ्तर होता था और रात 2 बजे आता था, जब मैं पॉलिटिकल बीट करता था, और फिर भी खबरें मिस हो जाती थी। सुबह 10 बजे जाते थे और रात 2 बजे आते थे, और फिर भी कोई ना कोई गलती हो जाती थी इतना टाइम देने के बावजूद भी। और दूसरे टोटल डेडिकेशन आपकी तो टोटल डेडिकेशन होती थी, और वो जो गलती होती थी एक दिन वाली, दूसरे दिन फिर उसको कंपनसेट करना होता था, और फिर तीसरे दिन फिर दूसरे दिन वाली गलती को कंपनसेट करने में लगे रहते थे। हर वक्त दौड़ होती थी। उस ज़माने में जो अखबार था उसमें एक्सक्लूसिव खबरों की कंपटीशन होता था। तो आपको नई से नई खबर, इन्वेस्टिगेटिव खबर, करप्शन की खबरें, स्कैंडल्स, इनके लिए दौड़ना पड़ता था। और आपकी इज्जत ही अपने दफ्तर में तब होती थी जब आप इस तरह की चीज़ें जो बड़ी सॉलिड हों वो लेके आए। जेलसी भी आती होगी उस टाइम पे, ये कंपटीशन होता था, जेलसी होती थी, बिल्कुल डेफिनेटली। ये भी होता था कि भाई पॉलिटिकल रिपोर्टर कौन बेहतर है आजकल शहर में, क्राइम रिपोर्टर कौन सा बेहतर है किस अखबार में। फिर आपस में हम जो पॉलिटिकल रिपोर्टर होते थे, हम सारा दिन इकट्ठे भी होते थे, और एक आधी स्टोरी खुफिया तौर पे प्राइवेट भी कर रहे होते थे। ठीक है, एक्सक्लूसिव हमारे पास रहेगी वो, यही तो मयार होता है। अच्छा, अभी जो जर्नलिज्म है उसमें सेठ मालिकान बहुत ज्यादा है, जर्नलिस्टिक अप्रोच वाले चैनल ऑनर्स नहीं है, ये बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है। यार ठीक है, ये होएगा, ये जाहिर है। उसकी वजह ये है कि लोग अपने अपने मफादात के लिए भी चैनल बना रहे हैं। पहले तो 2-3 ही ग्रुप थे प्रोफेशनल, नवाए वक्त था, जंग था, डॉन था, डॉन था। तो ये 3 ही बड़े प्रोफेशनल ग्रुप थे। लेकिन डॉन वालों का जाहिर है इंग्लिश का था, तो उनकी उर्दू की इतनी एक्सपर्टाइज नहीं थी, तो जियो ही रह गया है। बाकी तो नवाए वक्त वालों का चैनल तो चला नहीं है। सोहेल बड़ाइच की पहली तनख्वाह कितनी थी? 1500 रुपये। पहली तनख्वाह 1500 रुपये। मैं अप्रेंटिस सब एडिटर था, और 1500 रुपये मेरी पहली तनख्वाह। और कोई काम नहीं, मैं इससे पहले और अब की तनख्वाह कितनी है? लोग बड़े क्यूरियस है पूछने में। अब लाखों में है। लाखों में, करोड़ों में तो नहीं है। नहीं, करोड़ों में, लाखों में। अल्लाह करे हो जाए करोड़ों में। अल्लाह करे सर, अल्लाह करे। कोई लाइफ में कोई रह गया, कोई कमी के ये हो जाता तो शायद। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं रही। अच्छा। सच्ची बात है, किताबें लिखने की ख्वाहिश थी, ये ख्वाहिश थी कि मैं अखबार का एडिटर बनूं, वो भी ख्वाहिश पूरी हो गई। ये ख्वाहिश थी कि शहर में एक घर हो, वो ख्वाहिश पूरी हो गई। ये ख्वाहिश थी कि मैं बेटा मेरा बड़ा लेट उम्र में पैदा हुआ, शादी के 13-14 साल बाद। ये ख्वाहिश थी कि मैं इसको बड़ा होता देख लूँ, जिसकी पढ़ाई मेरे होते। तो वो माशाल्लाह बर्कले यूनिवर्सिटी चला गया है, वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई। तो कोई ऐसी अब ना कोई दौलत, ना कोई दौलत, ना कोई शोहरत, ना कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं हुई कि कोई गर्लफ्रेंड होती। नहीं, गर्लफ्रेंड की तो ख्वाहिश रहती है। अरे फैज साहब की एक चीज अच्छी है कि बगैर किसी लगी लिपटी के बात करते हैं, उमूमन लोग हैं वो हमारे सहाफ़ी तो बात को करते। सोहेल साहब, अब लास्टली आप ये बताएं कि क्या अब आगे आप समझते हैं कि पाकिस्तानी सहाफ़त किस तरफ जा रही है, और प्लस द पॉलिटिकल सिस्टम। हाँ, देखें, अल्टीमेटली तो यही तवक्को करनी चाहिए कि चीज़ें बेहतर होंगी। कंपटीशन भी जब होता है तो कुछ वक्त आते हैं कि लोग जज्बाती हो के आपकी प्रोफेशनलिज्म को भी नज़रअंदाज कर देते हैं और अपनी मर्ज़ी की चीज़ तलाश करते हैं। लेकिन फिर वक्त आता है कि अल्टीमेटली प्रोफेशनलिज्म जीतती है। तो जो भी सहाफ़ी प्रोफेशनल जर्नलिज्म कर रहे हैं जज्बातियत से हटकर, अल्टीमेटली जो विक्ट्री है वो उन्हीं की होगी। हमने पहले भी देखा है कि कई जज्बाती अदाकार हमारे दोस्त जो हैं वो बहुत ऊपर चले गए, राइट वर्ड जी। लेकिन अब जब फिर प्रोफेशनल्स जो थे, वो जो लंबी दौड़ थी उस पर प्रोफेशनल्स आगे निकल गए। तो अब भी मेरा ख्याल है जो लंबी दौड़ है उसमें तो प्रोफेशनल ही जीतेंगे, लेकिन जो जज्बातियत को उभार के जो थोड़ा वक्त जो टाइम होता है उसमें वो आगे निकल जाते हैं, लेकिन लंबी रेस में वो फिर पीछे रह जाते हैं। तो अल्टीमेटली यही चैनलों का होगा, यही एंकर्स का होगा कि जो तो प्रोफेशनल रहेंगे तो अल्टीमेटली उनके वो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, और जो सिर्फ जज्बात को उभारते हैं
और उससे फायदा उठाते हैं, वो थोड़ा अरसा किसी वेव के पीछे किसी लगते वीव हैं। के पीछे लग जाते हैं, तो वो नहीं कामयाब होंगे, थोड़ा अरसा होंगे फिर खत्म। पॉपुलैरिटी पे वो नहीं है, नहीं, वो सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल है। हमारी सियासत, अच्छा, हमारी थोड़ा ये ना- हमारी सियासत भी जी देखें, गुजारिश ये है कि हमारी सियासत को किसी ना किसी नतीजे पे पहुंचना होगा, सेटलमेंट करनी होगी। 5 साल तो कोई भी पूरे नहीं देखें, ना धरने हो, ना लॉन्ग मार्च हो, ना अदम एतमाद हो, जो जीते वो 5 साल हुकूमत करे आवाम फिर फैसला और फिर 5 साल बाद फैसला हो जाए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकानमी होना चाहिए। इसी तरह फ़ौज और सियासतदानों के दरमियान भी मुआहदा होना चाहिए कि हम इस चीज़ में मुदाखलत नहीं करेंगे, आप इस चीज़ में मुदाखलत ना करें, तभी मुल्क चलेगा। नहीं तो अगर ये ना हुआ तो ना इकानमी चलेगी, ना मुल्क चलेगा, ना फिर जब इकानमी नहीं होगी तो फौज भी कमज़ोर होगी, सियासतदान तो होंगे ही नहीं, तो बस फिर मुल्क का अल्लाह हाफिज़ सर, है। आप या ये कर लें या किसी चीज़ पे मफाहमत कर या लें। मुल्क ठेके पे दे दें किसी को, चल जाए। सर, आपके सहाफ़ती तबसरे भी सुन लिए सबने, सियासी तदिये भी सुन लिए, इख्तिताम किसी शायरी पे या किसी गाने पे हमने आपसे करवाना है। और इससे पहले आपका असल में- गाना शायद किसी ने सुना नहीं नहीं है। देखें जी, मैं कोई कहता हूँ पुरानी रूह हूँ, तो पुराने ही मुझे सुना मुझे देगा वो सर। नूर जहाँ का वो भाभी के मैंने नाम पर बचपन से सुना हुआ है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस ज़माने से ये मैंने गाना सुना हुआ है, और ये गाना मेरे दिल से निकलता नहीं है। नूर जहाँ का कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, मैंने गुनगुना जी करे सर। कोल बैठी रह। मेरी आवाज़ अच्छी तौफीक नहीं, भट्ट साहब की कौन सा अच्छी है आपके दोस्त की, वो भी बता। लेकिन ये नहीं, आप गाना दूसरा लगा लेना जिनकी अच्छी आवाज़ है। मैं सुनता हूँ, जी करे कोल बैठी रवां तेनू तकदी रवां माही वे चन वे। तो ये मुझे बहुत, अब भी किसी महफिल में मैं जाऊं तो मैं यही फरमाइश करता हूं। या फिर जो है मुझे ये कवालियाँ नुसरत साहब की, राहत की, संतू की, ये कवालियाँ बड़ी पसंद है। ये भी मैं हर साल अपने घर में कवाली ज़रूर कराता हूँ। अच्छा, हाँ, ये एक एनुअल फीचर है। आपने हमें बुलाया मैं नहीं है, बुलाऊंगा ये गिला है, ये इस बुलाऊंगा दफा जो है ना इस दफा आपसे- बुलाऊंगा। ये दिसंबर में ही होती है, अगले आज महीने। हमें न्यू पता ईयर है नाइट सर, पर होती है। हैं? न्यू ईयर नहीं नाइट- नहीं, पहले ही कर लेते अच्छा, हैं। पहले ही हो जाती तो है। हम सारी फैमिलियां बैठ के, तो ये ज़रूर हम एक वेंचर करते हैं ताकि म्यूज़िक से, कवाली से अपनी मोहब्बत जो है वो जारी रहे। वाह वाह सर, बहुत शुक्रिया बहुत सोहेल शुक्रिया, साहब, thank you so बहुत much. शुक्रिया Thank आपकी you so much मोहब्बत for your का। time. सोहेल साहब की पॉडकास्ट, उम्मीद है इससे पहले इतनी ज़्यादा ब्रीफली शायद सोहेल साहब की गुफ्तगू आपने ना सुनी हो, तो हमारी ये ख्वाहिश थी कि पॉडकास्ट जो है ना ऐसी होनी चाहिए जिनकी वो शख्सियत के इनके पहलू भी आपके सामने आए जो इससे पहले किसी ने नहीं देखे। See you in the next podcast. Bye bye.